हमारा आज का टॉपिक है टैक्स प्लानिंग। एंड टैक्स प्लानिंग जानने से पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से लोग टैक्स अवॉइडेंस करते हैं। एंड अवॉइडेंस के चक्कर में कभी कभी उनसे क्या हो जाता है, टैक्स इवेजन हो जाता है। तो इन तीनों का डिफरेंस जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरीके से आप इस चीज को जानकर आपका रियल लाइफ में आप लोग टैक्स का प्लानिंग कर सकते हो। इट मींस आप पैसे कमाओगे बहुत और टैक्स देना पड़ेगा सरकार को बहुत कम, वो भी एकदम लीगल तरीके से। तो इन तीनों टर्म के बीच में एक डिफरेंशिएशन होना बहुत जरूरी है, जो कि हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में इसका लिखाऊंगा मैं, ताकि आपको जब आप इसको रीड करो तो आपको सब एक साथ दिख जाए कि भैया किस पॉइंट पे क्या डिफरेंस है तीनों में। ठीक है, तो आप लोग एक टेबल बना लेंगे कुछ इस तरीके से। फर्स्ट मुझे ड्रॉ करने दीजिए, फिर आप लोग बनाइएगा। ठीक है, पहला फर्स्ट आपका हो गया यहाँ पर बेसिस, किस बेसिस पे डिफरेंस होगा हम वो देखेंगे। देन हम देखेंगे टैक्स इवेजन, सबसे पहले चोरी करना सीखेंगे कि लोग क्या गलत करते हैं, टैक्स इवेजन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टैक्स अवॉइडेंस, एंड देन लास्ट में हम देखेंगे टैक्स प्लानिंग। तो कुछ इस तरीके का आपका फॉर्मेट बनेगा और अराउंड एक या दो पेज का फॉर्मेट आपका लग सकता है, एक या दो पेज का आपका फॉर्मेट लग सकता है। सो प्लीज ड्रॉ इस टाइप का फॉर्मेट, ऐसे एक फॉर्मेट बना लीजिए। फिर हम उसमें क्या करेंगे, एक एक पॉइंट में लिखते जाऊंगा और उसके साथ साथ हम यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे एक एक पॉइंट। करीबन 3 3 6 3 9 3 12 15 20 25, करीबन 25 से 30 लाइन आपका मिनिमम लग सकता है। सो अकॉर्डिंगली आप लोग अपने टेबल को अरेंज कर लो। फिलहाल मैं इतना रखता हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ा लूंगा मैं। क्या आपने टेबल ड्रॉ कर लिया? जी सर। तो हमारा Yes, sir. पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है मीनिंग। पहले हम इनका मीनिंग के बेसिस पे तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए टैक्स इवेजन, इवेजन मतलब क्या, छिपाना, कुछ चोरी करना। ठीक है ना, मतलब सच को छुपा देना। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स को छुपा देना, कुछ गलत तरीके अपनाना और टैक्स को छुपा देना, वो आपका क्या होता है, टैक्स इवेजन। ठीक है, अब कैसे कर सकते हो आप टैक्स इवेजन? फॉर एग्जाम्पल कि आपकी इनकम है, आप लाखों रुपए कमा रहे हो लेकिन आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करते। क्यों? आपको डर है अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ही गवर्नमेंट को पता चलेगा हमारी इनकम कितनी हुई और फिर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ जाएगा। तो हम जाओ, भाड़ में जाओ, हम इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करेंगे। तो अगर ऐसे अगर आप करते हो ना तो आप टैक्स इवेजन करते हो। समझ में आया? तो चलिए लिखिए इसके अंदर, मेथड ऑफ इवेडिंग, मेथड ऑफ इवेडिंग, मेथड ऑफ इवेडिंग और रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी by dishonest means, by dishonest, by dishonest, एक सेकेंड, dishonest means involving
इन्वॉल्विंग क्या क्या, देखिए फर्स्ट एन एलिमेंट ऑफ डिसीट, DECEIT, डिसीट, डिसीट मतलब कुछ छिपा देना, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। देन और कैसे कर सकते हो आप टैक्स इवेड, आप कर सकते हो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कमा डाउनराइट फ्रॉड, डाउनराइट फ्रॉड, डाउनराइट फ्रॉड मतलब बहुत हद तक आप फ्रॉड कर देते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम, कंसीलमेंट ऑफ इनकम, आप अपनी इनकम को ही छुपा देते हो, दिखाते ही नहीं हो। ये कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो आपको जो भी इनकम हो रही है ना, आप उसको कैश में ले लेते हो, आप सामने वाले से बैंक में नहीं लेते हो पैसे, अगर बैंक में लोगे तो आपके बैंक में रिफ्लेक्ट कर जाएगा एंड यू आर सपोज टू डिस्क्लोज इन योर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका वायलेटिंग रूल्स एटसेट्रा, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में जो रूल बताया है आप उस रूल्स को ही भूल जाते हो, भैया हमको ये रूल नहीं मानना। समझ में आ रहा है आपको? तो इतने डिफरेंट तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, टैक्स इवेडिंग कर सकते हो। सो टैक्स इवेडिंग मतलब द मेथड ऑफ इवेडिंग और रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी बाय डिसऑनेस्ट मींस, मतलब गलत रास्ते अपनाकर अगर आप टैक्स को बचाते हो, टैक्स को छिपाते हो, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, टैक्स इवेजन। आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि एन एलिमेंट ऑफ डिसीट, झूठ बोलकर कर सकते हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, आपके जो भी फैक्ट है आप उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने और चोरी करने की कोशिश करते हो। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, आप अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो ना, आप बुक्स ऑफ अकाउंट को गलत बना रखे हो, झूठे बना रखे हो। झूठे इन द सेंस मतलब मान लो आपका सेल्स हुआ है 1 लाख रुपए का, सॉरी 1 करोड़ रुपए का, और आपने अपने अकाउंट्स में क्या दिखाया हुआ है कि सेल्स हुई है 50 लाख रुपए की, तो आपने क्या किया, झूठे अकाउंट बनाकर दिखाए। या फिर डाउन राइट फ्रॉड, आपने क्या किया, कुछ ऐसा फ्रॉड मतलब कुछ ऐसा किया कि जिससे आपका प्रॉफिट बहुत हद तक कम हो गया, डाउन राइट फ्रॉड। या फिर आपने कंसीलमेंट ऑफ इनकम, इनकम छुपा दिया आपने, आपकी इनकम हुई थी बट आपने दिखाया नहीं, आपने छिपा दिया। एंड देन वायलेटिंग रूल्स, और भी इनकम टैक्स के कुछ अगर रूल्स हैं तो आप उसको तोड़ देते हो। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो, गलत तरीका अपनाते हो, तो ये सारा का सारा क्या कहलाता है आपका मेथड ऑफ, सॉरी आपका कहलाएगा टैक्स इवेजन। मुझे बताइए आप लोग, क्या आपको अभी तक इसमें कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। आई होप अभी तक कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा। नो सर। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स इवेजन मतलब क्या हो रहा है, कि मतलब आपको टैक्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप ऐसे कर्मकांड कर बैठते हो और बाद में फंस जाते हो। थोड़ा सा टैक्स का जब आपको नॉलेज आता है ना, देन व्हाट यू आर डूइंग टैक्स अवॉइडेंस। आप कुछ मतलब क्या करते हो, आप इनकम टैक्स एक्ट में ना कुछ लूप होल्स खोजने की कोशिश करते हो, और जहां पर टैक्स देना रहता है आप टैक्स को अवॉइड कर जाते हो। सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, कि मान लो आप ट्रैफिक में जा रहे हो बिना हेलमेट पहन के, और आगे ट्रैफिक पे पुलिस वाला खड़ा है। देन अगर आपको पहले से दिख गया कि भैया आगे पुलिस वाला खड़ा है, मैं अगर आगे जाऊंगा मेरे को पकड़ लेगा, मुझे पेनल्टी देनी पड़ जाएगी, आप क्या करते हो, आप दूसरी रूट पकड़ लेते हो इन ऑर्डर टू अवॉइड द पेनल्टी, है कि नहीं। तो जब आप टैक्स को अवॉइड करते हो, मतलब जब आपने रूट बदल ली, तो क्या हो गया, आपने अवॉइड किया उस टैक्स को जो आपको देना था, और क्योंकि आप पकड़े नहीं गए तो ये आपका इलीगल भी नहीं हुआ, टेक्निकली लीगल हो गया। समझ में आया ना आपको? टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है, हम पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कुछ कुछ लूपहोल्स खोजते हैं और उसको हम अपनाते हैं, और उससे क्या करते हैं, हमारे टैक्स को बचा लेते हैं। ठीक है, तो अब लिखिए टैक्स अवॉइडेंस में, लिखिए टैक्स अवॉइडेंस में लिखिए मेथड टू रिड्यूस,
method to reduce or minimize tax liability, minimize tax liability by exploiting by exploiting or taking advantages of or taking advantages of loopholes in the law, loopholes in the law, loopholes in the law. It does not give rise to, it does not give rise to any critical offense, to any critical offense. समझ में आ गया आपको? यहां पर क्या होता है कि आप जो इनकम टैक्स एक्ट बन गया है ना, उसका लूप होल्स खोजने की कोशिश करते हो और उन लूप होल्स को यूज कर लेते हो। और अगर जब डिपार्टमेंट वाले आके बोलते हैं कि भैया, जब भी मैं डिपार्टमेंट बोलूं समझिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब डिपार्टमेंट वाले अगर आपको आके बोलते हैं कि भैया आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप क्या करते हो, बड़े प्यार से उनको इनकम टैक्स एक्ट दिखा देते हो और कहते हो कि देखो मिस्टर ऑफिसर, आपके एक्ट में लिखा है इस तरीके से करोगे तो ऐसा आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंड मैंने वही किया। समझ में आया आपको? अब देखिए, अब जब आपको टैक्स अवॉइडेंस ये तो आपने कर लिया, लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से पूरे एक्ट के बारे में नॉलेज है, हर एक एक सेक्शन का नॉलेज है, हर एक सर्कुलर का नॉलेज है, इनकम टैक्स रूल्स का नॉलेज है, इनकम टैक्स के सर्कुलेशंस का नॉलेज है, इनकम टैक्स के कैश लॉस का नॉलेज है, इट मींस इफ यू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ द एंटायर स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। याद है आपको स्कोप ऑफ इनकम टैक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, कुछ याद है आपको? तो वही चीज, जो स्कोप ऑफ इनकम टैक्स में जब हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ी थी, वो सारे का अगर आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, देन ओनली यू कैन डू व्हाट, अ प्रॉपर टैक्स प्लानिंग। वहां पर आप हर एक सेक्शंस को लगाकर जो जो प्रोविजन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आप उसको लगाते हो और आपका जो टैक्स लायबिलिटी उसको लीगल तरीके से कम कर देते हो। वो होता है आपका टैक्स प्लानिंग। तो लिखिए इसके अंदर, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ, इट इज द arrangement of, it is the arrangement of financial activities, financial activities to minimize the tax incidence, to minimize the tax incidence by, कैसे कर सकते हो टैक्स इंसिडेंस को कम? जितना पर टैक्स बनता था उसको कम कैसे कर पाओगे? by making use of, by making use of all beneficial provisions, beneficial provisions of the law, of the law। ठीक है, दूसरा इसमें एक चीज और लिखिए, एक लाइन का गैप छोड़ के लिखिए, इट रिक्वायर्स, इट रिक्वायर्स थोरो, THOROUGH, थोरो एंड अप टू डेट नॉलेज, एंड थोरो एंड अप टू डेट knowledge of tax laws, circulars, rules, case decisions,
एटसेट्रा। समझ में आपको? तो आप टैक्स प्लानिंग तभी कर पाओगे जब आपको उस इनकम टैक्स का टोटल स्कोप पता हो। इट मींस आपको इनकम टैक्स एक्ट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, इनकम टैक्स रूल्स के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एंड नॉलेज इन द सेंस मतलब वो भी अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो अपने टाइम में आज से 20 साल पहले ऑल इंडिया रैंक 1 रखा था, और उसका मान लो इनकम टैक्स वाले पेपर में पूरा 100 आउट ऑफ 100 आया था, लेकिन आज के डेट में ये जरूरी नहीं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नंबर 1 टैक्स प्लानिंग कर सके। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने नॉलेज को पिछले 20 सालों से, मतलब जब से उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई किया तब से आज तक, अगर वो टैक्स में होने वाले सारे चेंजेस को अगर अपने साथ अपडेट नहीं किया, तो फिर वो आज के सिनेरियो में अच्छे से टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाएगा। सो इट मींस इट इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट। अगर आपको एक अच्छा टैक्स प्लानर बनना है, एक अच्छा वेल्थ मैनेजर बनना है, देन आपको इनकम टैक्स एक्ट का एकदम अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए। आप हर एक सेगमेंट में घुसोगे इनकम टैक्स का और देखोगे कि भैया कौन से प्रोविजन से मैं अपने क्लाइंट के लिए बेनिफिट निकाल के ला सकता हूं, देन ओनली यू विल बिकम अ गुड टैक्स प्लानर। आपको समझ में आया? तीनों में फर्क पता चला? तीनों में फर्क पता चला? यस सर। ओके, अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा इफेक्ट। दूसरा पॉइंट है हमारा इफेक्ट, कि अगर आप वो सब करते हो, मतलब टैक्स अवॉइडेंस करते हो, तो उसके बाद क्या इफेक्ट आएगा, अगर आप टैक्स प्लानिंग करते हो तो क्या इफेक्ट आएगा, एंड सो ऑन। तो पहला हमारा क्या था? टैक्स इवेजन। इफ अगर आपने टैक्स इवेजन किया, आपको क्या लग रहा है टैक्स इवेजन में तो कुछ गलत ही कर रहे हो ना, तो गलत बीज बोगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट में क्या होगा, देखिए रिजल्ट में लिखिए फर्स्ट वाले में, रिजल्ट ऑफ इलीगलिटी। रिजल्ट ऑफ इलीगलिटी, ये किसका रिजल्ट है? अगर आप इलीगल का रिजल्ट है वाला, है ना। अगर आप टैक्स इवेजन करते हो तो टैक्स इवेजन करोगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, भैया आपने कुछ इलीगल किया है, एंड अगर इलीगल साबित हो गया तो फिर दिक्कत ही होगी। और क्या होता है इसका रिजल्ट? अगर आप टैक्स इवेजन करते हो तो और क्या रिजल्ट निकल के आएगा? निकल के आएगा सप्रेशन, SUPPRESSION, सप्रेशन, कमा मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। अगर आपने टैक्स इवेजन किया तो उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट क्या होगा भैया? सबसे पहले इलीगल होगा वो चीज, उसके बाद सप्रेशन एंड मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, मतलब आपका जो एक्चुअल डेटा उसको दबा दिया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं छिपा दिया जाएगा, वो रिजल्ट निकल के आएगा। क्या रिजल्ट आ रहा है? जो ओरिजिनल पिक्चर थी उसको छिपा दिया गया। कैसे छुपाया? क्योंकि आपने टैक्स इवेजन कर लिया। देन मिस रिप्रेजेंटेशन होगा और फ्रॉड होगा। एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि मान लो आपको आपके मम्मी ने 1000 रुपए दिए मार्केट से शॉपिंग करके लेके आने के लिए कुछ सामान, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने पैसे चुराने का स्कीम लगाया। चुराने जैसे मतलब कुछ अपना ऊपरी पॉकेट मनी बनाने का स्कीम लगाया, और आप कुछ सामान खरीदे नहीं थे, बट फिर भी क्या बोला आपने कि वो सामान आपने खरीदा है बोल के, ठीक है, और मम्मी को लिस्ट पकड़ा दी। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आप सप्रेशन एंड मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, मतलब जो एक्चुअल फैक्ट है ना उसको छुपा दे रहे हो, जो चीज आया नहीं था उसको भी बता दे कि ये आया है बोल के, ठीक है। आप जो आपको प्रॉपर स्टेटमेंट देना चाहिए था आप उसको मिस रिप्रेजेंट करके दे रहे हो। और ये मिस रिप्रेजेंट कैसे हुआ? जब आपने टैक्स इवेजन किया, मतलब जब आपने पैसे को मारने का थोड़ा स्कीम लगाया, तो आपने जो भी स्टेटमेंट दिया वो फिर क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, एंड एज ए रिजल्ट वो क्या हो गया? वो एक फ्रॉड हो गया। समझ में आया? देन अगर हम टैक्स अवॉइडेंस करें तो उसका क्या रिजल्ट होगा? लिखिए, रिजल्ट ऑफ एक्शंस, रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस, यहां सिर्फ एक एस होगा, रिजल्ट ऑफ एक्शंस none of which is illegal मतलब कुछ भी इलीगल नहीं होगा। इसका इफेक्ट क्या हो गया? आपने टैक्स अवॉइडेंस किया, उसका इफेक्ट क्या निकल के आया? भैया कुछ भी इलीगल नहीं हुआ। समझ में आ गया आपको? देन लास्ट वन, टैक्स प्लानिंग, जो कि बहुत अच्छा है। वो क्या कहता है? अब
अगर आपने टैक्स प्लानिंग करी तो उसका इफेक्ट के तौर पे क्या निकल के आएगा, देखिए लिखिए, उसका इफेक्ट में निकल आएगा क्या, रिजल्ट ऑफ availing tax exemptions, comma deductions, comma concessions, comma rebates, comma allowances, comma other reliefs, और benefits permitted under law, और जो भी होगा वो as per law होगा, permitted under law। समझ में है आपको? अगर आप टैक्स प्लानिंग करते हो तो आपको बेनिफिट के तौर पे क्या मिलेगा, आप टैक्स के एग्जम्पशंस ले पाओगे, आप डिफरेंट डिडक्शंस क्लेम कर पाओगे, आपको रिबेट मिलेगी। याद है आपको 87A, सेक्शन 87A, कोई मुझे बताएगा क्या था वो? 12,500, 5 लाख तक का इनकम होगा तो 12,500 का रिबेट मिलेगा। हाँ, तो सेक्शन 87 क्या था हमारा, रिबेट। रिबेट में क्या बोल रहा था, इफ योर टोटल इनकम इज मैक्सिमम 5 लाख देन यू कैन अवेल अ रिबेट ऑफ 12,500 रुपया ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो अगर मेरे को टैक्स का ये नॉलेज है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, अपने क्लाइंट को 12,500 का बेनिफिट दिला सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे उसका नॉलेज नहीं होता 87A का, तो फिर मैं क्या करता, क्लाइंट को 12,500 का बेनिफिट नहीं दिलाता और उसकी जेब से पैसे चले जाते। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या आपको इफेक्ट में कुछ डाउट है? इफेक्ट समझ में आया आप लोगों को? हम तीनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस की ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, भैया कौन इसमें से लीगल है कौन इलीगल है, आप लोग खुद बता दीजिए। पहला वाला तो कंप्लीटली, पहला वाला इलीगल है। पहला वाला इलीगल है। दूसरा वाला टेक्निकल लीगल है, दूसरा वाला टेक्निकली लीगल है, एंड लास्ट वाला तो कंप्लीटली लीगल है। समझ में आपको? टेक्निकली लीगल देखो, मैं आपको एग्जांपल दिया था वही ट्रैफिक वाला, याद रखना कि भैया सामने जाओगे पकड़े जाओगे, बचने के लिए रूट चेंज कर लिए। समझ में आया ना? एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज परमिशनेबिलिटी। परमिसिबिलिटी, इनमें से कौन परमिजिबल है कौन परमिजिबल नहीं है। तो भैया पहला वाला टैक्स अवॉइडेंस तो कंप्लीटली नॉट परमिजिबल, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको अलाउ नहीं करेंगे ये सब करने के लिए अकॉर्डिंग टू कानून। आप कर रहे हो वो डिफरेंट बात है, बट कानून उसको परमिशन नहीं देता। लेकिन जब हम बात करें किसकी, टैक्स अवॉइडेंस की, यहां पर कभी कभी कुछ सीन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आप मेरे को ट्रैफिक वाला एग्जांपल से बताइए कि अगर जब पुलिस को पता है कि अगर आप रूट चेंज करके जा रहे हो और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, पेनल्टी बचाने के लिए, तो क्या वो आपको अलाउ करेगा क्या? बताइए। नहीं सर। डेफिनेटली नॉट, वो आपको अलाउ नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि आपने जो रूट चेंज किया वो कोई जेन्युइन रीजन से चेंज किया था, देन वो आपको कुछ बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, है ना। तो यहां पर भी क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस के केस में फैक्ट एंड फिगर देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं, और उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि ये परमिसिबल होगा कि नहीं होगा। अब अगर डिपार्टमेंट को लगा कि ये परमिसिबल नहीं होना चाहिए और एसएससी को लग रहा है कि परमिसिबल होना चाहिए, दोनों में अगर डिस्प्यूट हो जाएगा तो फिर दोनों क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और डिसाइड करेंगे। ठीक है, बट इन जनरल क्या होता है, लिखिए इसके केस में लिखिए, द परमिसिबिलिटी दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, पहला बेसिस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, फैक्ट्स एंड
circumstances of each case, मतलब केस टू केस डिफर कर सकता है, ठीक है। एंड पॉइंट बी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, मतलब हम वो देखेंगे कि भैया ऐसा कुछ लो कि भैया सामने वाले को जस्टिस मिले, उसके साथ अन्याय ना हो, हम वो चीज का भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, टैक्स प्लानिंग। क्या टैक्स प्लानिंग परमिसिबल होना चाहिए? क्या आप बताइए, क्या टैक्स प्लानिंग परमिसिबल होनी चाहिए? जी सर। डेफिनेटली यस, और ये भी लीगली परमिसिबल है और हर केस में है। दैट इज, लिखिए इसमें, लीगली परमिसिबल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। गवर्नमेंट भी चाहती है यार, क्योंकि आप लीगली परमिसिबल इसलिए करिए ना, क्योंकि इसमें आप पता है कैसे टैक्स बचाओगे, आप क्लाइंट के पैसों को इन्वेस्ट करवाओगे डिफरेंट स्कीम में, जहां जहां पर गवर्नमेंट बोलती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप LIC में साल का 1.5 लाख रुपए तक जमा करते हो तो हम आपको उस 1.5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्लाइंट के हाथ से क्या आ रहा है? क्लाइंट के हाथ से 1.5 लाख रुपए आया, LIC के पास जमा हो गया, और LIC किसकी है? गवर्नमेंट कंपनी। और LIC फिर पैसा कहां लगाती है? इंडियन कंपनी वगैरह में लगाती है। गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको टैक्स का पैसा माफ कर देंगे अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखते हो 5 साल के लिए। तो आप क्या कर रहे हो? आप क्लाइंट का पैसा 1.5 लाख रुपया 5 साल के लिए ब्लॉक करवा ले रहे हो। किसके पास आ रहा है? बैंक के पास आ जा रहा है। एंड इनडायरेक्टली वो पैसा घूम फिर के किसके पास आ जाएगा? गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। वो पैसा कहां आ जाएगा? मार्केट में आ जाएगा। उसको पैसे को हम घुमा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको बात? तो गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पर, जब गवर्नमेंट देख रही है कि मैं ऐसा सब आपको बोल रही हूं, तो अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इसको लीगली अलाउ करती है। टैक्स प्लानिंग करनी है, दिल खोल के करो, क्योंकि टैक्स प्लानिंग में भी बहुत जगह क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसे मिल जाते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वायलेशन ऑफ लॉ। वायलेशन ऑफ लॉ, नियम का टूटना, तोड़ना। क्या लग रहा है आपको, किस केस में आप नियम को तोड़ रहे होगे, लॉ को तोड़ रहे होगे, किस में? बताओ ना मेरे को। टैक्स इवेजन में? पहला वाला टैक्स इवेजन। पहला वाला। ओके, तो चलिए लिखिए, इसमें लिखिए पहले केस में। सेकंड वाले में भी पार्टली, ठीक है, चलिए। तो पहले में लिखिए, इट इन्वॉल्व्स blatant, BLATANT, blatant violation of law। ब्लेटेंट मतलब पता है आपको? ब्लेटेंट मतलब खुले आम, एकदम निर्लज बनके, एकदम बेशर्म बनके, मैं तो भैया कर रहा हूं, जिसको जो करना है कर लो, काइंड ऑफ। तो टैक्स इवेजन में क्या होता है? खुले आम आप क्या करते हो, धज्जियां उड़ा देते हो लॉ की, आपको कोई परवाह नहीं होती है। दूसरे केस में लिखिए, टैक्स अवॉइडेंस में, वो क्या उसमें आप लॉ का वायलेशन करते होते हो? बिल्कुल नहीं। दिस इज नो, एक मिनट रुकिए, लिखिए यहां पर, नो वायलेशन ऑफ लॉ, loopholes in law are taken advantage of, कमा, by, कैसे करते हो? circumventing certain provisions
certain provisions ठीक है। कोई भी लॉ का वायलेशन नहीं करते हो, बस खाली आप लॉ का जो लूपहोल है उसको यूज कर लेते हो और बच के निकल जाते हो। समझ में आपको? देन लास्ट वाला टैक्स प्लानिंग, क्या इसमें कुछ लॉ का उल्लंघन हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। नो देखिए सर। नो वायलेशन और circumvention of the provisions of law, ठीक है। क्या आपको इस पॉइंट पे कुछ डाउट है वायलेशन ऑफ लॉ में? नो सर। देन नेक्स्ट नो लिखिए सर। पेनल्टीज। किसमें पेनल्टीज लगनी चाहिए आप लोग बताइए? सर फर्स्ट वन। पहला वाला। फर्स्ट वाला, और वो भी फिर हैवी पेनल्टी, हैवी पेनल्टीज इंक्लूडिंग। सर वो सेकंड में अगर मतलब टेक्निकली सही नहीं होगा तो उसमें भी लगेगा ना? हाँ फिर लग सकता है, इंक्लूडिंग प्रोसिक्यूशन। इसको लिख लो ब्रैकेट में, sometimes up to 300% of tax evasion and jail as well। समझ में आ रहा है? अगर आप कांड करते हो ना, आप 100 रुपए का कांड करो, आपसे 300 रुपए पेनल्टी का झड़ा लेंगे ये लोग, ठीक है ना? इतना डेंजर है ये। सेकंड वाले में लिखिए, सेकंड वाले में लिखिए it usually does not invite any penalty एंड लास्ट वाले में बिल्कुल भी पेनल्टी नहीं, नो पेनल्टीज। देन लास्ट हमारा रहा एक पॉइंट जो है आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला लगा टैक्स इवेजन कैसे कर सकते हो? देखिए ऊपर पढ़िए, मैंने आपको बताया था। आप मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, आप फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट झूठे बना सकते हो, आप बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकते हो, आप नियम को तोड़ सकते हो। तो इसको एकदम इजीली बोल सकता हूं मैं, नॉन फाइलिंग ऑफ ITR कमा non disclosure of income etc। ठीक है, हम पूरा का पूरा छुपा दिए, तुमसे जो बनता है करने का जाओ कर लो, देख लेंगे। ये क्या हो गया? कंप्लीटली सरेआम लॉ की ऐसी की तैसी करते हैं लोग। ये ITR क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आपने जो पैसा कमाया, जो भी आपकी इनकम हुई, आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न में फिलअप करके सबमिट करते हो गवर्नमेंट को। याद है आपको हमारी बेसिक क्लासेस में मैंने आपको बताया था ITR 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप कहाँ जाओगे? incometax.gov.in की वेबसाइट पे जाओगे, वहां आपको फॉर्म में ITR 1 2 3 4 मिल जाएगा। सब हम हमारी बेसिक्स क्लासेस में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब टैक्स अवॉइडेंस, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम टैक्स के लूप होल्स को पता करते हैं और टैक्स बचा लेते हैं। याद कीजिए एग्जांपल जो मैंने बताया था, मेरा एक इनकम हो रहा है सैलरी का और मेरा घर का रेंट भी आ रहा है, तो मैं क्या किया, सैलरी इनकम मेरे नाम पे रहने दिया और घर की इनकम वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि वाइफ को भी 2.5 लाख का बेनिफिट मिल रहा है, एग्जम्पशन लिमिट।
और मेरे को भी मिल रहा है 2.5 लाख का एग्जम्पशन लिमिट। तो हमने क्या किया, टैक्स के लूपहोल्स को यूज किया और इनकम को बांट लिया, तो टेक्निकली क्या हो गया, ये लीगल हो गया, है ना। तो जैसे आप ये कर लो, इसमें सेपरेट ITR फॉर डिफरेंट पर्सन से husband's ITR, wife's ITR। क्या आपको एग्जांपल पढ़ के बाद में याद आ जाएगा फ्यूचर में कि मैं क्या बताना चाह रहा था? Yes, sir. जी सर। हाँ सर। हाँ, एक और लिख लो यहाँ पर फिर ब्रैकेट में, टू क्लेम दी, नहीं ऐसे नहीं, तो इसको टू एंजॉय द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब आपको याद आ जाएगा, दोनों लोग क्या करेंगे, 2.5 लाख का मजा मारेंगे बेटे लोग। अब आते हैं लास्ट नॉट द लीस्ट, टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग में क्या करते हैं आप लॉ को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसको यूज करते हैं और क्लाइंट को बेनिफिट पहुंचाते हैं, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं, आप डिफरेंट स्कीम में उससे जमा करवा सकते हैं पैसे, है ना। इसमें लिखिए इन्वेस्टिंग अमाउंट इन PPF, FD, इंश्योरेंस एटसेट्रा, ठीक है। ये टैक्स प्लानिंग का एक एग्जाम्पल है। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. So this is our total discussion on tax evasion, tax avoidance and tax planning, ठीक है। किसी को इसमें कुछ डाउट? No, sir. नो सर। चलिए फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।